ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। नाज़रीन, आपका ब्रिजेस अमेरिका के 32 एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे जो दोस्त हैं, गेस्ट हैं, वो हैं महमूद पराचा साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, दिल्ली से हैं और बहुत ही वेल नोन अम्बेडकराई। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे आजकल जो हिंदुस्तान में हो रहा है, और हिंदुस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। खुश आमदीद महमूद साहब। शुक्रिया अमीना साहिबा। पहले तो मैं आपसे यही गुजारिश कर लूं, अम्बेडकर साहब ने जो आईन और संविधान बनाया था उसमें भारत और इंडिया लफ्जों का इस्तेमाल है, हिंदुस्तान का नहीं। अच्छा, ठीक, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। और हिंदुस्तान लफ्ज जो है उसके बारे में तो बहुत सारे वो है, उसकी मतलब ये कि इंटरप्रिटेशंस है, एंड दे आर नॉट वेरी, वो फ्लैटरिंग नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए खास मकसद से और सोच समझ के ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत और इंडिया रखा नाम। जी जी जी। और उसी वजह से आज ये सब खड़ा हुआ जो भारत है आज, वो इसी वजह से है। और हम सब जो इस तरह से बात कर रहे हैं जी जी जी। चलिए, तो मैं बिल्कुल शुरू से करती हूँ आपसे। जो मैं पूछना चाहती थी, मैंने आपके 2-3-4 इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें आपने कुछ मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की है कि वो लोग, उन लोगों का ताकत के साथ, सत्ता के साथ तालमेल होता है, और उसमें वो जो आम जनता है उसकी परवाह करते हुए, बगैर उसकी परवाह ना करते हुए उनके साथ नाइंसाफी करते हैं। आप उसके बारे में मुझे 1-2 एग्जाम्पल्स देंगे, नाम लिए बगैर? अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो दैट इज फाइन। देखिए, हाईजैकिंग द ऑपोजिशन एक कॉन्सेप्ट है जी, जो दुनिया भर में जो ऑपरेसिव गवर्नमेंट्स हैं और ऑपरेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसको इस्तेमाल करती हैं। तो बिला शुबा आरएसएस और जायनिस्ट फोर्सेस जो हैं, मनुवाद की ताकतें और जायनिस्ट फोर्सेस, वो बिला शुबा ऑपरेसिव फोर्सेस हैं। तो वो बेस्ट उनका मेथड जो होता है वो ये होता है कि जिन लोगों की आवाज उठाने वाली जो तंजीमें हैं, ऑपरेस्ड क्लासेस की, मजलूमों की, तो उनमें ही घुसपैठ कर लो, उन्हें हाईजैक कर लो, और तब ऑपोजिशन का जो मेयार है, उनकी जो जुल्म है, उनको अपोज करने का जो मेयार है, उनकी जो कवाइश है, उसी को कंट्रोल कर लो, और सारा नैरेटिव फिर उन्हीं के हाथ में आ जाता है। तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ जो जितनी भी तंजीमें हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज की, सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर। बामसेफ की बात कर रहे हैं आप? बामसेफ है बहुजन। मैं किसी का नाम लेके नहीं बात करना चाहता हूँ। ओके। तो हमारी उसमें मुस्लिम तंजीमें भी हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, जो सबसे आगे आगे हैं इस कॉन्सेप्ट को में पेश कदमी के लिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया अभी, उस पर रिसेंटली गोगोई साहब ने किताब भी लिखी और उसमें तफसील से बयान किया कि किस तरीके से उसका एक तरह से जश्न मनाया गया। तो वो जजमेंट भी आने से पहले पूरे मुल्क भर में या दुनिया भर में एक ऐसा माहौल बनाया गया था, तैयार किया गया था मनुवादी ताकतों ने, आरएसएस ने बिलखुसूस, और बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स और उनकी डिफरेंट तंजीम, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद, सबने, कि अगर बाबरी मस्जिद का फैसला बाबरी मस्जिद के हक में चला गया तो पूरे मुल्क में कोहराम मचा देंगे। और उसके बरक्स जितनी मुस्लिम तंजीमें थी, उन्होंने एकदम ये कह दिया था और सरेंडर कर दिया था। मतलब कोई भी एहतजाज की विस्पर भी जिसे कहते हैं, वो भी ऐसा कि कोई एहतजाज भी होगा, उसकी भी कोई उन्होंने ऐसा हिंट भी नहीं दिया कि हम लोगों को कुछ भी तकलीफ होगी। और हर एक इंसान ने एकदम सरेंडर कर दिया, सारी तंजीमों ने
ज्यादातर सरेंडर कर दिया, और उसके लिए पूरी ताकत से जो हमारे मुल्क का क्रिमिनल मीडिया है मेन स्ट्रीम, उसका भी इस्तेमाल हुआ। बड़े बड़े जो हमारे मुकर्रिर थे, बड़े बड़े ओहदेदारान थे, उनको लाके बोला गया, और उसके बाद भी उस जजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आज तक कोशिशें हो रही हैं। और सलमान खुर्शीद साहब जैसे नामवर जो हमारे मुल्क के कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और बहुत बड़े लॉयर भी हैं, उन्होंने भी एक बुक लिखी जस्टिफाई करने के लिए कि बाबरी मस्जिद की जजमेंट जो है वो एक अच्छी जजमेंट थी, इट वाज अ गुड जजमेंट और इट वाज अ जस्टिफाइड जजमेंट। अभी अभी रिसेंटली उन्होंने एक बुक लिखी, और उसके फौरन बाद गोगोई साहब की ये बुक आई है जिसमें उन्होंने ये लिखा कि हम लोगों ने एक तरह से बाबरी मस्जिद का जश्न मनाया। ये हालात हैं मुल्क के। तो जो तंजीमें हैं हमारी, इसी सिलसिले में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये तो ओपनली वो जो है जमीयत अल इस्लाम के वो जो है मदनी साहब, उन्होंने तो ओपनली कहा था कि ये सही जजमेंट है, वो तो उन्होंने पब्लिकली ये बात की थी। नहीं, वही हम कह रहे हैं ना, लेकिन ये सही जजमेंट नहीं है। इसके बारे में मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने नेशनली और इंटरनेशनली तनकीद लिखी है, किस तरीके से ये जजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, किस तरीके से ये जजमेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, किस तरीके से ये जजमेंट इंसाफ के हर एक पैमाने पे फेल है, और ये बहुत ही नाइंसाफी भरी जजमेंट है। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हाई चेकिंग द ऑपोजिशन, उसी का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के और मुस्लिम नौजवानों को और सिख नौजवानों को, क्रिश्चियन नौजवानों को नॉर्थ ईस्ट में, और बुद्धिस्ट नौजवानों को भी कई जगह नॉर्थ ईस्ट दूसरी जगहों में बेगुनाहों को फंसाया जाता है, तो उसमें भी आरएसएस का बहुत बड़ा, और जो मनुवादी ताकतें हैं सरकार के अंदर भी, जिन्हें हम रोग एलिमेंट्स कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अब इन केसेस में क्या होता है, आप देखेंगे, अगर इस पे आप कोई भी जरा सी भी रिसर्च करेगा, हम लोगों के पास तो खैर पूरे सबूत हैं, तो पुलिस या जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो पहले दिन एक्यूज्ड को अरेस्ट करते ही उसको एक लॉयर तजवीज करते हैं। अच्छा। उसको मजबूरी में वो लॉयर करना पड़ता है। यहाँ तक भी बात ठीक है, चलिए, लेकिन ये जो लॉयर मखसूस पुलिस बताती है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बनाती है, इसको फिर फीस देने का काम हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें करती हैं। इस पे आप अगर जरा सी भी रिसर्च करेंगी तो आपको सबके नाम खुल के सामने आ जाएंगे। ये है असलियत। तो अब जब डिफेंस काउंसिल ही पुलिस का दिया हुआ होगा और उसको हमारी ही तंजीमें सपोर्ट करेंगी, तो उसका क्या अंजाम होगा आप देख सकती हैं। अभी अभी मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूं, और एक मुशावरत है हमारी, बहुत बड़ी तंजीम है मुल्क की, उसका भी मेंबर हूं। मैंने अभी पर्सनल लॉ बोर्ड में एक पिछले महीने कानपुर में मीटिंग हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिसकी मैं कोताही मानता हूं बाबरी मस्जिद की जजमेंट खिलाफ आने में भी, और ट्रिपल तलाक की जजमेंट, और जितनी भी दीगर जजमेंट्स और कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की कमी मानता हूं। हालांकि मैं उसकी मेंबर हूं, और बहुत बड़ी कमी मानता हूं कि कोई भी उन्होंने कार्रवाई आज तक ठीक से नहीं की। उसमें मैंने, और उसका जो दायरा है वो महदूद है, कि वो दायरा है कि अगर पर्सनल लॉ पे कोई खतरा आएगा तो उसको करेंगे, उसके अलावा पर्सनल लॉ बोर्ड जो है कोई भी मैटर नहीं लेगा। अब पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसा इदारा है जिसमें हमारे मुल्क के सभी मसलकों के जो रिलीजियस लीडर्स हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, वो एक जगह हैं और एक जगह हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये पॉलिसी बना रखी है कि चाहे किसी भी मजलूम के ऊपर, मुसलमान के ऊपर या दूसरे दीगर के, उसके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे। अच्छा। और उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, भले ही जो हो रहा है, जिस तरह के कानून मुल्क में बन रहे हैं, जिस तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह की ओपनली गवर्नमेंट जो है जो माइनॉरिटीज हैं, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरीके से टारगेट करके, अभी आप गुड़गांव का भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, जिस तरीके से उसमें कुछ भी हो जाए हम लोग टांग नहीं अड़ेंगे। तो मैंने एक ओपन लेटर लिखा था, मुझे वहां बोलने तक का मौका नहीं दिया, और ये वादा किया कि हम आपके लेटर जो है इतना इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने यही कहा था कि हमें अपना दायरा बड़ा करना चाहिए। हम लोग पब्लिक से हैं और पब्लिक हमसे ये तवक्को करती है इस मुश्किल हालात में हम कानूनी और आईनी तरीके से उनकी आवाज उठाएं और उनकी हिफाजत करें। तो इस तरीके से साफ मना कर दिया। तो ये है मुलव्विज होने की सबूत जो मैं आपको दे सकता हूँ, वो मैं दे रहा हूं। जो
जितने भी हमारी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं, तो आरएसएस और मनुवादी ताकतों ने उसमें सब में घुसपैठ की हुई। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, आप उनके टॉप लीडरशिप देख लीजिए उठा के, वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट और ब्राह्मण्स हैं सर। एक बात ये है। दूसरी बात ये कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी जो पार्टियां हैं और मुस्लिम पार्टियां भी हैं, आपने एक पार्टी का नाम भी लिया, ये सभी पार्टियां जो है ये प्रॉब्लम्स बता रही हैं। आपने एक शख्स का नाम लिया, वो प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, सोल्यूशन नहीं और बताते, सोल्यूशन ना बताते हैं ना सोल्यूशन। नहीं, वोट जहां दिए, बिहार में क्या सोल्यूशन आया? हाँ, नहीं कोई सोल्यूशन। लोगों ने प्यार में और उनकी हेल्प करने में कोई कमी नहीं की। अब 5 एमएलए बिहार में हैं, वहां क्या क्या आपको लगता है कि कोई वो इस तरह की मजबूत आवाज उठा पाए? तो बुनियादी बात यह है कि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना सिर्फ जो हमारी क़यादत है आवाज उठाए, बल्कि जो जद्दोजहद करने के लिए सड़क पे उतर के अपने कपड़े गंदे करने के लिए भी तैयार रहे, और एक प्रैक्टिकल आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन भी दे, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरा पूरी तरीके से यकीन है कि अगर हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज और ओबीसी का एक महाज बनाने में कामयाब हो गए, तो बिला शुबा हमारे यहाँ ऐसी सरकारें बनेंगी जो हमारे मुल्क को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बनाएंगी, और यहाँ हर एक मजलूम के साथ इंसाफ भी। मैं वहीं पर आ रही हूँ। ये जो आई एम गोइंग टू जंप टू द सेवरल क्वेश्चंस अहेड। ये जो दलित मुस्लिम अलायंस जो बन रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसमें है कुछ जान? देखिए, ये फॉर्मूला ऐसा है कि यही हमारे मुल्क को निजात भी दिलवाएगा और सबसे ताकतवर मुल्क भी बनवाएगा, क्योंकि ये जो सरकारें आएंगी वो इंसाफ पसंद होगी। एज अ कॉन्सेप्ट वो परफेक्ट है, मगर जो हो रहा है ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है उसकी, जो बन रहा है इस वक्त? ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर दिन हम उस गोल को अचीव करने के लिए हम एक कदम बढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े कदम उठ रहे हैं। तो वो बहुत, और इसीलिए आप देखिए बड़ी बड़ी साजिशें भी होंगी। आप हजारों साल का जो अन्याय है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो जो एस्टैब्लिशमेंट में अभी लोग बेईमानी से घुसे हुए हैं, धोखाधड़ी करके घुसे हुए हैं, तो वो उतनी बड़ी अपोजिशन भी आ रही है। इसीलिए हम लोगों के ऊपर, हम जैसे लोगों के ऊपर जो अपने आप को पक्का मुसलमान बनने की कोशिश भी करते हैं, और वो ये कहते हैं जैसे कि जो पक्का मुसलमान होगा वो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो मजलूम है उसके लिए खड़ा होगा। तो उसीलिए मैं सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी से भी ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए काम करता हूं। तो इस तरह के जो लोग हम सामने आ रहे हैं, इससे आरएसएस को और बीजेपी को सबसे ज्यादा चिढ़ है। अगर मैं ये बोलूं कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करूंगा, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान प्रॉब्लम में है हमारे मुल्क में, तो आरएसएस और बीजेपी मुझे फैसिलिटेट करेगी। राइट। लेकिन क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि एक पक्का मुसलमान वो होगा जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए मुसलमानों से ज्यादा फिक्रमंद होगा, तो ये उनको तकलीफ देती है। अच्छा, यही ठीक है। मैं और उसके फिर वो क्या करते हैं जब उनको इस बात की तकलीफ होती है, तो उनका स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? तो स्टेप ये होता है कि मेरे ऊपर हमले कराए जाते हैं। अच्छा। मेरे ऑफिस पे रेड कराई जाती हैं, और मुझे बदनाम करने के लिए हमारे ही अपने जो मुस्लिम तंजीमों के लोग भी हैं उनको हायर किया जाता है और उनको बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, और उसमें सरकारी ओहदेदारान भी शामिल होते हैं, और उसमें जो आरएसएस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो है तंजीमें भी सारी शामिल होती हैं, और इस मामले में हमारी अपनी तंजीमें भी हैं, वो भी उनके सुर में सुर मिलाती हैं। कहीं ना कहीं मेरे साथ आके खड़े होने में उनको तकलीफ होती। अच्छा, मैं अब वहां आ रही थी। मैं आपसे वो पूछना चाह रही थी कि हमारे यहाँ के कितने मजलूम लोग, बेकसूर लोग, उनको टेररिज्म के झांसे में या किसी और इसी रिलेटेड शिद्दत पसंदी और ये वो, उसमें उनको अंदर कर दिया गया 8-8, 10-10 साल, और उनको फिर बगैर कोई, उनको बरी हो गए वो, क्योंकि कोई नाम नहीं, कोई भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और उसमें ये बताएं कि जो हमारी तंजीमें हैं उन्होंने मदद क्यों नहीं की उन लोगों की? उनको पता था, या क्या वो उनके ताकत के साथ मुलविस थे कि चलो ठीक है जाने दो इनको जेल? पहले तो मैं आपको ये दुरुस्त कर दूं कि देखिए यहाँ भी ये बात
मंजर आम पे नहीं है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है वो मुसलमानों से ज्यादा यूएपीए और इन दहशतगर्दी के कानूनों के जरिए ज्यादा मुलजिम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता है। अच्छा, जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो वकील डिफेंस काउंसिल, अच्छा, पुलिस देती है, वही फंड होते हैं, उनको फीस जो है तंजीमें देती हैं। इससे बड़ी जो सबूत और मैं क्या दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए कि जब हमारे यहाँ के लोगों को मालूम है कि ये जो हमारे ये जो मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लोग मुलविस हैं, तो वो क्यों इनके पीछे जाते हैं? वो तो लगता है कि एक उनकी आवाज पे वो 10-15 हजार आदमी इकट्ठा कर लेते हैं मुसलमान। तो उससे भी हमारे यहाँ के ज्यादा, लोग उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। देखिए, मगर तो इसका मतलब हमारे यहाँ के लोग इतने मासूम हैं कि उनको, या इतने बेपढ़े लिखे हैं कि उनको पता ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। एक चीज ये है कि जो भी, देखिए, मेरे जैसा खुद शख्स, जब मैं मेन स्ट्रीम प्रैक्टिस छोड़ के और कांग्रेस पार्टी में मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोस्ट पे रहा हूं और ऑर्गेनाइजेशन उनकी ऑलमोस्ट जो एक टाइम पे बनी हुई है, मेरे हाथ की बनी हुई, मैं खुद अपने आप को गुनहगार मानता था, मानता हूं भी। तो मैं भी जाके इन लोगों के आगे एकदम, एक आप ये समझ लीजिए कि अपने आप को गुनहगार मान के, क्योंकि ये मजहबी शक्ल में होते हैं, तो हम लोग जैसे लोग होते हैं वो इनको इज्जत देते हैं बाय डिफॉल्ट। तो जब तक असलियत ना पता लगे तो कोई भी इनके पीछे, क्योंकि ये मजहब के नाम पे हम लोग के सामने आते हैं, और ये और बोलने में, और इनकी जो जबान है और इनके जो कहने की अंदाज है, वो इतने आप समझिए दिलकश होते हैं, और या हम लोग को दिल को छूने वाले होते हैं कि कोई भी इंसान, हम जैसे लोग भी जाके इनके साथ काम भी किया। अब बाद में क्या उसका अंजाम हुआ वो आप बहुत सारे मेरे वीडियो से देख सकते हैं, लेकिन ये एक पहली वजह है कि लोग बाय डिफॉल्ट भी इनकी इज्जत करते हैं, और फिर मासूम भी हैं, और उससे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसीलिए हम मुल्क भर में मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक इदारा हम बना रहे हैं, जिसमें सभी लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के और ओबीसीज जुड़ सकते हैं, भले ही वो किसी भी मजहब को फॉलो करते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में भी हो, किसी भी तंजीम में भी हो, वो हमारे साथ भी जुड़े, और हम सब मिलके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर जमीनी सतह पे उस पर अमल कराना शुरू करें। तो ऑल्टरनेटिव मिलेगा तो लोग उसको ज्वाइन भी करें। अभी जो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए कुछ बिल पास कराने की कोशिश की गई पार्लियामेंट में, यू थिंक वो पहला फेज है, उसके बाद वो फिर कोशिश करेंगे या फिर करेंगे? पहला फेज ऐसा है, पहला फेज तो वो शुरू कर चुके हैं बहुत पहले, और उसके असरात आपको नॉर्थ ईस्ट में भी नजर आ रहे हैं और कश्मीर में भी नजर आ रहे हैं जी। और असलियत में उनको 370 जो आर्टिकल 370 है उसको चेंज करने से भी ज्यादा उन्होंने ग्राउंड टेस्ट किया है कि वो आर्टिकल 14-15 को डाइल्यूट कर सकें, आर्टिकल 341 को डाइल्यूट कर सकें, जो रिजर्वेशन का प्रोविजन देता है। ये मैं आपको बहुत ही अहम बात बता रहा हूं। आर्टिकल 14 को खत्म करना चाहते हैं, जो इंडिया में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको वो पूरी ताकत लगा के इनडायरेक्टली आज भी खत्म कर रहे हैं, लेटरल एंट्री के जरिए, प्राइवेटाइजेशन के जरिए, जो और डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का मिसयूज करके। देखिए, एक जजमेंट है इंदिरा साहनी की जो ये कहती है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती, ठीक, लेकिन 10% की इकोनॉमिक बेसिस पे ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए 10% इन्होंने 50 को क्रॉस करके कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया। देख लीजिए कितनी मजेदार बात है। पहले तो सरकार ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ जाके काम करती है। अगर वही रिजर्वेशन कोई भी स्टेट देने की कोशिश करता है 50% को क्रॉस करके, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्टे लगा देते हैं कि आपने 50% का वो जो लिमिट है वो क्रॉस कर ली। सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती ही नहीं है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए 50% क्रॉस करने के लिए, लेकिन जो अपर कास्ट के लिए बनाई गई है, जो जनरल कैटेगरी के लिए बनाई गई है, वो 60% क्रॉस करके बना ली। ये ऑलरेडी संविधान को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। और दूसरी बात यह कि ओपनली कह भी रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ। इसीलिए बाबा साहब ने नाम हिंदुस्तान नहीं रहने दिया, इंडिया और भारत किया। तो ये तो ओपनली कह रहे हैं ना इस बात को कि हम मनुस्मृति लागू कराएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आर्यव्रत और हम सनातन धर्म लागू कराएंगे। इसका ये मतलब हुआ, जो आपने बात की है अभी, इसका ये मतलब हुआ कि जो आरएसएस वगैरह हैं वो इंडिया को एक प्रोग्रेसिव मॉडर्न एक स्टेट नहीं बनना चाहते। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आए, क्योंकि उसमें समानता आ जाएगी। मतलब वो इक्वालिटी और समानता के खिलाफ है कि भाई ये दलित जो है, इसको अगर रिजर्वेशन मिली तो ये हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा, हमारे साथ बैठ के बात करेगा। तो ये इस चीज के खिलाफ है। ज़ायनिस्ट फोर्सेस और मनुवादी फोर्सेस जो है ना दुनिया भर में, उनकी पॉलिसी क्या होती है कि सबका हक, सबका पैसा, सबके वसाइल हड़प करके अपने पास इकट्ठा कर लो। यही है ना उनकी बुनियाद। यही हमारे मुल्क में 5000 साल से होता है। मगर जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो हैं वो अपने लोगों का कभी नुकसान नहीं करते। एवरी ज्यू इज डूइंग वेल इन इजराइल और इन अमेरिका, चाहे वो अमेरिका में, इजराइल में, दे आर डूइंग वेल। तो ज़ायनिस्ट फोर्सेस इतनी दूर नहीं चाहती कि अपने लोगों का, दूसरों का ठीक है वो दूसरों का आंख मार लेंगे, मगर अपने लोगों को नहीं वो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी जो ज्यू हैं वो उस मयार के हैं जितने के हमारे बड़े बड़े ज्यूज, जिनका नाम आप अमेरिका में देख सकती हैं, जो टॉप जो फाइनेंशियल मैग्नेट्स हैं, सारे ज्यूज तो उस हैसियत के नहीं हैं। तो वही कमोबेश। अब देखिए यहाँ पे अलग चीज है, ज्यूज में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। यही यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा हजारों साल से क्या था कि ना कोई प्रॉपर्टी रख सकता है, बाकी सबको ये शूद्र समझते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा इनका कॉन्सेप्ट है बाकी सब शूद्र हैं या अवर्ण हैं, जो कि अवर्ण का मतलब वो किसी वर्ण व्यवस्था में आते ही नहीं, सोसाइटी का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, ठीक। तो बाकी सबको वो समझते हैं। और इन सभी लोगों को ना प्रॉपर्टी रखने का हक है, ना एजुकेशन का हक है, ना पैसा तो प्रॉपर्टी में आ ही गया, ना पानी पीने का हक है, ना सड़क पे चलने का हक है, और उनको ना टच किया जा सकता है। सिर्फ सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं वो। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ज़ायनिज्म में नहीं है। नहीं। तो वो एक होमोजीनियस सोसाइटी है, उस तरीके से ये फर्क है पहला। और दूसरा, यहाँ पे जो दूसरा बड़ा फर्क है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी हैं, उनमें भी फाइनेंशियल डिस्पैरिटी यहाँ पे थोड़ी और ज्यादा है। उनमें से भी 1% जो लोग हैं अपर कास्ट के भी, उनमें से भी 1% लोग वो मुल्क का 70 से 75% सारा सरमाया हड़प के बैठे हैं। ये अलग अलग सर्वेस आ चुके हैं, बता चुके हैं। कुल 20-25 हमारे यहाँ की मुल्क की एंटिटीज ऐसी हैं जो मुल्क का 60%, जिसमें अडानी, अंबानी और ये सब लोग आते हैं, 60% सरमाया हड़प के बैठी हुई हैं। और ये सब करप्शन से, उन्होंने कोई लेजिटिमेट बिजनेस नहीं किया है। उसका एक मुलम्मा या एक प्रिटेक्स्ट जरूर है, लेकिन सारे के सारे काम गैर कानूनी, सरकार की मदद से मोनोपोलाइज करके, सरकार के जो एसेट्स हैं वो खरीद के, जो आपने देखा होगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और सारे एसेट्स बेचे जा रहे हैं मुल्क के बड़े बड़े इदारों के, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उनको भी बेचा जा रहा है। तो इसीलिए इन लोगों को ये इसीलिए किया जा रहा है कि वो सब 1% के पास चला जाए। तो ये हमारे यहाँ थोड़ी मनुवाद में इंप्रूवमेंट है ज़ायनिज्म से भी। जी जी, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ के मुसलमान यंग लोग हैं और वो ये देख रहे हैं सारा प्रोपेगेंडा आरएसएस का, और ये भी देख रहे हैं कि उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, सेक्युलर लीडरशिप नहीं है। इसके बारे में मैंने आपसे बात करनी, मुस्लिम सेक्युलर लीडरशिप का क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं है, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मतलब ये जो यंग लोग हैं, मैं तो यहाँ रहती हूँ अमेरिका में, मगर मैं वहां से आई एम इन टच, मगर मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ कि ये जो हमारे यहाँ के यंग लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है पूरे मुल्क में
एंटी मुस्लिम लिंचिंग हो रही है, मस्जिदों का प्रॉब्लम, और ये त्रिपुरा वगैरह में एक एक आंधी आई हुई है नफरत की. हाउ आर दे टेकिंग इट? देखिए, मैंने आपको उसका शुरू में ही जवाब दे दिया, कोई उनको अल्टरनेटिव नहीं मिल रही, वो तलाश रहे हैं बहुत शिद्दत से. अब जो सारा निजाम, जो मनुवादी व्यवस्था ने ये जो सबका पैसा हड़प करने की, सबके वसाइल हड़प करने की जो ये स्कीम है, इसके लिए एक मुलम्मा भी ओढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए. नहीं तो अगर आप ये काम जैसा अभी हमारे भारत में हो रहा है, पॉवर्टी इतनी बढ़ रही है, हर ह्यूमन इंडाइस पे हम नीचे जा रहे हैं. चाइना हमें एकदम इतना बड़ा खतरा हो गया है, और इतनी मजबूत फौज होने के बावजूद भी हमारे मुल्क की पॉलिसी, जो गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन है, उन्होंने चाइना के लिए भी हमारी पॉलिसी बहुत सॉफ्ट कर रखी है, पाकिस्तान के लिए भी पॉलिसी बहुत सॉफ्ट कर रखी है. मतलब हम किसी भी फ्रंट पे अच्छा काम, मजबूत काम नहीं कर रहे हैं. हमारा मुल्क कमजोर हो रहा है इस गवर्नमेंट की वजह से. लेकिन फिर भी वो इलेक्शन जीतने की एक फॉर्मूला उनके पास है, वो मुसलमानों के लिए झूठी नफरत, एक आर्टिफिशियल नफरत, आर्टिफिशियल रीजंस की वजह से नफरत क्रिएट कर सकते. तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहला जो काम किया है वो दो नैरेटिव रखना चाहते हैं. ये जो अभी फार्मर्स मूवमेंट हुई है जी, ये मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो जाहिर है वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, मगर अभी जो फार्मर्स मूवमेंट हुई 1 साल की, जिसको उनके साथ कितना मतलब एक होता है ना बड़ा अन्याय हुआ. और दूसरी बात ये जो कोरोना के टाइम में इतनी उन्होंने निगलेक्ट किया, तो आप ये समझते हैं कि ये डू यू थिंक कि ये जीत सकेंगे यूपी और ये जो बाकी के इलाकों में, कम से कम वेस्ट यूपी में, हरियाणा में, ये जीत पाएंगे? ये इनका जीत और हार एक ही फॉर्मूला है, मुसलमानों की नफरत. बाकी अगर किसी भी पैमाने पे, मगर वो लोग तो सब ये मतलब इस तह तक पहुंच गए ना कि भाई सिवाय इसके वो और कुछ नहीं देंगे हमको, नफरत के. तो मेरे ख्याल में कि कुछ थोड़ी सी वो आई है, अवेयरनेस आई है लोगों में, या वही है? थोड़ी आ रही है. लेकिन देखिए, इलेक्शन का क्या होता है, वो चंद दिनों का होता है. उस वक्त अगर कोई ऐसा इवेंट करा दिया जाए जिससे लोग इमोशनल हो जाए, जैसे त्रिपुरा में देखा आपने, हर जगह एक ही फॉर्मूला है इनका. तो और उसमें मदद कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है. और जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही क्रूशियल सवाल है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो किस तरह की होनी चाहिए. उसी से पूरा मुल्क हमारा ठीक होगा. अगर मुस्लिम क़यादत ठीक हो जाएगी तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये फिर नफरतें नहीं पैदा कर पाएंगे. इनको नफरत पैदा करने का जो रॉ मटेरियल कौन देता, वो है बुनियादी बात जो समझने की है. तो इन्होंने दो नैरेटिव रखना चाहते हैं. एक ये चाहते हैं कि एक मुस्लिम फ्रंट बन जाए और दूसरा ऑटोमेटिक सारा रेस्ट बन जाए. तो उसके लिए अब समझना यह, और हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी में यंगस्टर्स हैं धीरे धीरे करके ये समझ रहे हैं. लेकिन जितनी जल्दी उनको ये वाली क़यादत मिलेगी जो कि मजलूमों की बात करे, जो कि सच्चा इस्लाम है, मुसलमानों की बात ना करे, और वो इस्लाम की रूह से भी और हमारे संविधान की रूह से भी फर्ज है हम लोग. तो जितनी जल्दी ये क़यादत मिल जाएगी उतनी जल्दी आरएसएस और मनुवाद की जड़ें जो है एकदम खत्म हो जाएंगी मुल्क से. और ये लोग बहुत डरपोक लोग होते हैं ना. आप देखिए, जरा सा किसानों ने एक मजबूत आंदोलन किया तो क्या रिएक्शन हुआ. तो ये बहुत ही डरपोक, जो चोर होता है वो हमेशा डरपोक होता है, तैयार नहीं होगा. तो ये डरपोक भी बहुत है. अगर ऐसा कुछ होगा तो ये ज्यादातर लोग वैसे भी अभी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं और ये भाग भी जाएंगे मुल्क छोड़. ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि इतने लोग जो है, खास तौर पे पूंजीपति रिच लोग भाग गए. मेरे ख्याल में पैसा चुरा के भाग रहे हैं, सब पैसा चुरा के, मुल्क का पैसा और वसाइल चुरा के भाग रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट बात. नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. शुक्रिया.